देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड को कैसे चुनें और इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर आपको ध्यान में रखना होता है, जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए, म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है वो है गोल, यानी आपका किस प्रकार का गोल है। देखिए, मुझे घर खरीदना है, या फिर मुझे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट लेनी है, या फिर देखिए अपने बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कहीं वैकेशन पे जाना है। यानी आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करिए और हमेशा देखिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आप कीजिए। इसके बाद देखिए टाइम होराइजन। देखिए, जब आप गोल डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको समय देना होगा, यानी आप कितना समय लेना चाहते हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। देखिए, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ना आप टाइमलाइन डिसाइड कर दीजिए कि मैं 5 साल के बाद घर लेना चाहता हूँ या फिर 10 साल के बाद घर लेना चाहता हूँ। ये टाइम होराइजन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हो सकता है आपका टाइम होराइजन 1 महीने का हो, या फिर 5 साल से ज़्यादा हो, या फिर 10 साल से ज़्यादा हो। तो उसके हिसाब से देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान आप कर सकते हैं। देखिए, 1 दिन से लेकर 3 महीने के भीतर अगर आपका टाइम होराइजन है तो फिर आप लिक्विड फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 3 महीने से लेकर 1 साल के भीतर है तो फिर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट देखिए 1 साल से लेकर 3 साल के भीतर है तो फिर आप शॉर्ट टर्म फंड को चूज कर सकते हैं। और अगर आपका रिक्वायरमेंट 3 साल से लेकर 5 साल के भीतर है तो फिर आप हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट 5 साल के बाद है तो फिर आप इक्विटी फंड को चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रिस्क एपेटाइट, यानी आप किस प्रकार का रिस्क ले सकते हैं। कम ले सकते हैं, मॉडरेट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है तो फिर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और एक फिक्स रिटर्न होता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर अलग अलग तरीके की इक्विटी फंड आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है और आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परंतु इक्विटी में आप सेफ चलना चाहते हैं, तो फिर आप लार्ज कैप फंड को चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिक्विडिटी। इसके अंदर क्या होता है, आपको पैसा कब चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए। यानी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर जो भी आपका पैसा बनता है, कुछ परसेंट तो आपका लिक्विड रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, सपोज कल को आपका नौकरी चली गई या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो जो भी आपका सैलरी है उसमें से कम 6 महीने का सैलरी आपका लिक्विड फंड में होना चाहिए, ताकि ये आपको एक स्ट्रेंथ देती है किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। इसके बाद देखिए एक्सपेंस रेशियो। देखिए, काफ़ी म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, यानी जितना पैसा इन्वेस्टर से लेते हैं उसका देखिए 0.5% या 0.25% वो खर्चा करते हैं। परंतु कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 2-2.5% भी होता है। यानी ये जो एक्सपेंस रेशियो है ना, 1% 2%, ये हर साल होता है। हालांकि शुरुआती में ये 1% आपको बहुत छोटा दिखता है, परंतु जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद मिलने वाले रिटर्न पे, ये आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएंगे। इसके बाद देखिए एग्जिट लोड। देखिए, एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड के अंदर इसीलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी ये नहीं चाहता है कि इन्वेस्टर जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाल ले। इसीलिए तो एग्जिट लोड डालता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है ना, ये कम से कम 1 साल तक रुके रहे। देखिए, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है जो 1 साल पहले म्यूचुअल फंड को रिडीम करने पे पेनल्टी के तौर पे एग्जिट लोड डिडक्ट करता है, जो कि अक्सर 1% होता है। तो ऐसे में देखिए आपको देखना होगा कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर एग्जिट लोड बहुत कम हो। इसके बाद देखिए डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। देखिए, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, जब आप डायरेक्ट एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से म्यूचुअल फंड का खरीदते हैं। परंतु रेगुलर प्लान क्या होता है, जब आप किसी भी इंटरमीडिएरीज के थ्रू म्यूचुअल फंड का खरीदते हैं। परंतु दोनों में क्या फ़र्क आता है, जब आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू खरीदते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लगते हैं, परंतु जब आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो आपको कमीशन लगते हैं। देखिए, इसके ऊपर ना एक कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। इसके बाद देखिए एज। देखिए, एक बहुत आसान तरीका होता है म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्या है, 100 माइनस एज इक्वल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सपोज मान के चलिए आपका उम्र है 25, तो 100 माइनस 25 इक्वल 75। यानी आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका 75% इक्विटी में जाना चाहिए और बाकी 25% डेब्ट में जाना चाहिए। इसके बाद देखिए फंड परफॉर्मेंस। देखिए, किसी भी फंड पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फंड का परफॉर्मेंस आपको जरूर चेक करना चाहिए कि लास्ट 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे, हर चीज़ को आपको ध्यान में देखना है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
इसके बाद देखिए फंड साइज। देखिए फंड साइज से आपको ये पता चलता है कि कितने इन्वेस्टर्स उस फंड को भरोसा करते हैं। क्योंकि देखिए कुछ फंड होता है 100 करोड़ की, कुछ फंड होता है 5,000 करोड़ की। तो ऑटोमेटिकली देखिए जो 5,000 करोड़ की फंड है उसके साथ ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं और उसका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है। तो साइज ऑफ फंड आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसके बाद देखिए फंड मैनेजर। देखिए जब आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो हर कंपनी जो फंड चलाते हैं उनका फंड मैनेजर कौन है, उनका पूरा डिटेल आपको देखना है। लाइक देखिए वो कितने साल से उस फंड के साथ है और उनका कितना एक्सपीरियंस है और कितने बड़े बड़े फंड उसने मैनेज किए हैं, पिछले रिटर्न्स उनका क्या रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये सारी बातें देखनी होती है फंड मैनेजर के बारे में। और उनकी परफॉर्मेंस से आपको ये पता चल जाएगी कि ये कितनी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।